चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था द मोड ऑफ प्रूफ ऑफ अ कस्टम इज कंटेन्ड इन। तो जैसा कि ये क्वेश्चन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है और हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो है सेक्शन 32 क्लॉज 4, सेक्शन 32 क्लॉज 7 एंड सेक्शन 48। तो अगर हम इन तीनों को देखें तो ये तीनों ही, अगर हम 32 क्लॉज 4 की बात करें तो यहाँ पर वो कहता है gives opinion as to public right or custom or matters of general interest। तो यदि हमारी डाइंग डेक्लेरेशन किसी पब्लिक राइट और कस्टम से रिलेटेड है तो इस तरीके से कस्टम को प्रूफ किया जा सकता है। 32 क्लॉज 7 में कि इफ इट इज इन अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन मेंशन्ड इन सेक्शन 13 क्लॉज ए, और 13 क्लॉज ए भी ऐसे ट्रांजेक्शन की बात करता है by which a right or custom is in question और उससे उसको प्रूफ किया जा सके। एंड सेक्शन 48 that is opinion as to existence of right of custom। तो चाहे सेक्शन 32 4 की बात हो, 32 क्लॉज 7 की बात हो या सेक्शन 48 की बात हो, इन तीनों ही तरीकों से कस्टम को प्रूफ किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है डी ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो बात करता है द केस ऑफ पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर परटेन्स टू। तो ये पाकला नारायण स्वामी का जो केस है वो इंडियन एविडेंस में एक लीडिंग केस माना जाता है, जो कि डाइंग डेक्लेरेशन के अंदर पढ़ा जाता है। डाइंग डेक्लेरेशन जैसा कि सेक्शन 32 क्लॉज 1 में बताया गया है, और यहाँ पर इस केस को द टर्म that is any of the circumstances which circumstances of the transaction which resulted into his death इस टर्म के अंदर पढ़ा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी डाइंग डिक्लेरेशन है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल इजा। तो ये क्वेश्चन पहले भी कई प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है और यहाँ पर इसका जो आंसर है वो रूल ऑफ एविडेंस माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रूल ऑफ एविडेंस होना चाहिए, और इसके लिए हम इसको सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो है एविडेंस एक्ट में एस्टॉपल की बात करता है, और ये जो है एविडेंस एक्ट के अंदर है, इसीलिए डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल जो है वो एक रूल ऑफ एविडेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्योंकि ये एक डायरेक्ट का ही क्वेश्चन है तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखेंगे तो द प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 113 ए ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आप इसके लिए डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये प्रोविजन है ये सेक्शन 113 ए में बताया गया है। नेक्स्ट ये जो है जाहिरा शेख was a prime witness in। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें तो जो बेस्ट बेकरी केस है इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है जाहिरा शेख एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स 2004। तो क्योंकि इस केस का नाम जो है जाहिरा शेख एंड अनदर है, तो बेसिकली यहाँ पर जाहिरा शेख ही जो है वो इस केस की प्राइम विटनेस भी थी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है बेस्ट बेकरी केस 2004 होना चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज स्वीपिंग चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2002 इज विद द ऑब्जेक्ट टू। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर सी दैट इज कट शॉर्ट डिले इन द डिस्पोजल ऑफ द सूट करेक्ट आंसर होना चाहिए। सीपीसी 2002 अमेंडमेंट एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट था डिस्पोजल ऑफ द सूट को डिले, डिस्पोजल ऑफ द सूट के डिले को कम करना। तो बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड में अगर ये क्वेश्चन का सही आंसर जो है सी कट शॉर्ट डिले इन द डिस्पोजल ऑफ द सूट है। इसके बाद हम चलते हैं द रूल ऑफ डैम डुपट। तो द रूल ऑफ डैम डुपट इज रिलेटेड टू। तो यदि हम इस रूल को समझें तो यहाँ पर रूल ऑफ डैम डुपट जो है इट इज बेसिकली अ रूल जहाँ पर कहा जाता है कि इंटरेस्ट पेबल कैन नॉट एक्सीड द प्रिंसिपल अमाउंट। तो यही हमारा रूल है, और क्योंकि ये इंटरेस्ट से रिलेटेड है
तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होना चाहिए, दैट इज अ रूल रिलेटिंग टू इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमारा फिर से एक बेयर एक्ट का प्रोविजन है, और क्योंकि यहाँ पर जो है कहा गया है कि अ कमीशन टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन कैन बी इशूड अंडर, तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज ऑर्डर 26 रूल 9 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी बेयर एक्ट का ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे आया है कि द ग्राउंड्स फॉर रिव्यू हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर। तो क्योंकि यहाँ पर रूल 1 है तो यहाँ पर हमें सिर्फ करेक्ट ऑर्डर ध्यान रखने की जरूरत थी और हमारा आंसर परफेक्ट निकल जाता। तो क्योंकि जो रिव्यू का ऑर्डर है वो ऑर्डर नंबर 47 में बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर 47 रूल 1 सीपीसी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ caveat shall not remain in force after the expiry of। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि caveat का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 148 ए ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में कर दिया गया है, और इसका जो क्लॉज 5 है वो इस पे लिमिटेशन देता है कि ये फोर्स में रहेगा सिर्फ और सिर्फ 90 डेज के लिए। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11 कहता है द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर। तो जिन्होंने बेयर एक्ट का नॉलेज है तो वो जानते हैं कि यहाँ पर जो है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जो हैं वो सेक्शन 320 सीआरपीसी के अंदर बताए गए हैं। 320 सीआरपीसी जिसके यहाँ पर कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल की दो प्रकार की लिस्ट हमें मिलती है। क्लॉज 1 में जो कि विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट ऑफेंसेस की बात बताता है, जो कि विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है कंपाउंड किए जा सकते हैं, जबकि क्लॉज 2 में मेंशन्ड ऑफेंसेस में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है ऑफेंसेस को कंपाउंड या नॉन कंपाउंड किया जा सकता है। और जो ऑफेंसेस वो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में नहीं बताए गए हैं तो वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सेक्शन 320 सीआरपीसी होना चाहिए। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर ये भी फिर से एक बेयर एक्ट का क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो है बेयर एक्ट वाइज की सेक्शन 164 में कि अ कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी कैन बी रिकॉर्डेड बाय। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो है मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को का कन्फेशन रिकॉर्ड करने की अधिकारिता होती है, चाहे उन्हें जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। तो आप इसके लिए सेक्शन 164 सीआरपीसी भी देख सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सेक्शन 13 की तरफ। सेक्शन 13 में 167 से जो क्वेश्चन आया था कि अंडर 167 ऑफ सीआरपीसी फॉर ऑफेंस अदर देन दोज पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life or imprisonment for a period not less than 10 years, the detention during investigation can be authorized for a total period of। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 60 डेज। हालांकि यहाँ पर मैं जो है आपको एक और ट्रिक भी बताना चाहूँगा। यदि आपने बेयर एक्ट का थॉरो रिवीजन किया है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है सेक्शन 167 में इस क्लॉज में सिर्फ दो प्रकार के डेज की ही बात की गई थी, दैट इज 60 डेज एंड 90 डेज। तो क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है 90 डेज अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप जो है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी यहाँ पर 60 डेज को यूज कर सकते थे, तो इससे भी आपको आंसर मिल जाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, दैट इज 60 डेज है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो यहाँ पर जो है दिया गया है कि वेयर द हस्बैंड हैज ऑब्टेन्ड अ डिग्री ऑफ डाइवोर्स अगेंस्ट द वाइफ ऑन द ग्राउंड ऑफ डेजर्शन अंडर सेक्शन 125। तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी को स्टडी करें तो यहाँ पर हमें ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन देखने को नहीं मिलता है जो कि बार करे वाइफ को
टू क्लेम मेंटेनेंस अगेंस्ट द हस्बैंड, और ना ही दूसरे कोई प्रोविजन दैट इज बी और सी जो हैं हमारे 125 में बताए गए हैं। तो यहाँ पर बी और सी वाले बार जो हैं वो हमारे सेक्शन 125 सीआरपीसी में नहीं बताए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बोलता है द सेक्शन डीलिंग विद द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, विक्टिम वर्ड पूछा गया है। यहाँ पर विक्टिम वर्ड को ध्यान रखना था क्योंकि रेप से रिलेटेड सीआरपीसी जो अमेंडमेंट हुआ था तो दो अमेंडमेंट्स हुए थे। फर्स्ट एक अमेंडमेंट आपको 53A में मिलेगा एंड सेकेंड 164A में। अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन 53A में होता है, और क्योंकि यहाँ पर विक्टिम ऑफ रेप की बात की गई है तो विक्टिम ऑफ रेप की एग्जामिनेशन 164A के अंदर बताई गई है, जो कि उसकी परमिशन से ही होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए दैट इज सेक्शन 164A होगा। चलते हैं अब हम हमारे आर्बिट्रेशन एक्ट की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आर्बिट्रेशन एक्ट से आया था। देखिए यहाँ पर है द आर्बिट्रेशन इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इज अपॉइंटेड बाय द। तो यहाँ पर हम देखें तो जब भी आर्बिट्रेशन की बात होती है तो अब सबसे पहले फ्रीडम ऑफ पार्टीज को एक्सरसाइज किया जाता है। तो सबसे पहले पार्टीज को तो ये ऑप्शन होता ही होता है कि वो जो है दे आर फ्री टू चूज देयर आर्बिट्रेटर्स। बट यदि पार्टीज खुद जो हैं वो अपना आर्बिट्रेटर चूज नहीं कर पाती हैं तो फिर देन सेक्शन 11 का क्लॉज 4 जो है उनको उसके लिए फेलियर प्रोसीजर बताता है, एंड इन दैट केस वहां पर चीफ जस्टिस को ये अधिकार दिया गया है। अब यहाँ इस चीफ जस्टिस वर्ड को गौर दें तो इसको जो है इसी सेक्शन के सेक्शन सब सेक्शन 12A के साथ पढ़ना चाहिए, जहां पे कहा गया है कि वेयर चीफ जस्टिस की अगर आप इसमें इस रेफरेंस में इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के रेफरेंस में बात करेंगे तो यहाँ पर चीफ जस्टिस का मतलब होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में पार्टीज देमसेल्व्स भी दिया हुआ है और हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों ही अवेलेबल है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बोथ ए एंड सी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप इसके लिए सेक्शन 11 को भी ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को रेफर कर सकते हैं, जिसमें आप सेक्शन 11 के सब सेक्शन 3, 4 एंड 12 को रेफर 12 के ए को रेफर कर सकते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन बोथ ए एंड सी होना चाहिए। चलते हैं सेक्शन 17 की तरफ। सेक्शन क्वेश्चन 17 की तरफ, एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड मस्ट बी मेड बाय द पार्टी रिसीविंग द अवार्ड विद इन। तो ये भी एक बेयरक सेक्शन वाइज क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ पर सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में यहाँ पर सेक्शन नंबर 34 में बताया गया है। तो सेक्शन 34 जो है इससे रिलेटेड आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने की बात करता है, और उसका जो क्लॉज 3 है वो 3 मंथ्स प्रोवाइड करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए 3 मंथ्स होना चाहिए। इसके बाद आप इसके लिए सेक्शन 34 को भी रेफर कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम सेक्शन क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से सेक्शन वाइज एक क्वेश्चन आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 18 पूछता है कि द प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंसीलिएटर इज लेड डाउन इन। तो ये भी सीधे सेक्शन वाइज बेयर क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसका जो ऑप्शन 64 दैट इज सेक्शन 64 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट 1887 केम इनटू फोर्स ऑन। तो इसकी जो डेट ऑफ एनफोर्समेंट है दैट इज 1 जुलाई 1887। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हु इज ऑथोराइज टू अबॉलिश अबॉलिश कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। तो इसके लिए हमें स्मॉल कॉज एक्ट की धारा स्मॉल कॉज एक्ट की धारा नंबर 30 जो है उसको रेफर करना पड़ेगा, और धारा 30 जो है इसी से रिलेटेड है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को ये शक्ति देती है कि स्टेट गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू अबॉलिश द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ही जो थे वो उन्होंने ही प्रियम्बल को जो है ड्राफ्टिंग कमिटी के सामने प्रपोज किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हेल्ड की गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग से रिलेटेड हमें दो डेट्स मिलती है। एक है 9 दिसंबर एंड सेकेंड है 11 दिसंबर। तो यहाँ पर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो बार बैठी थी, पर फर्स्ट टाइम जो है वो 9 दिसंबर को बैठी थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी, 9 दिसंबर है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया था कि द टास्क ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर उन्होंने एनफोर्समेंट की बात नहीं करी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स आया था 26 जनवरी 1950 को, बट यहाँ पर क्या पूछा गया है? मेकिंग के बारे में। और हम सब जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और इसीलिए यहाँ पर अगर हम इसको प्रियम्बल से कनेक्ट करें तो हमारे प्रियम्बल की लास्ट लाइन भी कहती है कि इन दिस 26th day of November 1949 we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग जो है वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए, 26 नवंबर 1949। और इसी डेट को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। यहाँ पर अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, दैट इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिल ऑफ राइट्स है उसी से हमने इसको बोरो करते हुए अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में इनकॉर्पोरेट किया है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यहाँ पर आया है व्हाट इज द एम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। क्योंकि इसको जो है हम ना केवल सबसे पहली बात जो है आर्टिकल 38 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, परंतु इसके अलावा हम अगर दूसरे ऑप्शंस को कंसिडर करें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पर लिखा है टू प्रमोट कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म जो है वो नहीं प्रमोट हो सकता हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक सोशलिस्ट स्टेट जो है उसकी स्थापना प्रियम्बल करता है। और यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेट्स भी कैपिटलिज्म को ही अप्रोच करता है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो हर एक स्टेट का होता ही है। तो यहाँ पर अगर मेन एम की बात की जाए तो यहाँ पर जो है इसका मेन ऑप्शन, क्योंकि आर्टिकल 38 इसको डिनोट भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए, टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन 26 पूछता है विच कमिटी इज रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपके साथ एक लिस्ट शेयर करना चाहूँगा। आप इस लिस्ट को देखिए, यही वो सारी कमिटीज़ हैं जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं। और अगर आप इस लिस्ट से आप ऑप्शंस की तरफ जाएं तो आप पाएंगे कि इसमें से बलवंत राय मेहता की जो कमेटी 1957 की है सिर्फ वही उस ऑप्शन में दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी, बलवंत राय मेहता कमेटी होगा। और इसी के साथ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस लिस्ट को एक बार और गो थ्रू कर लें, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी आपको इस कमेटी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो है हम सब जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी,
दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस अमेंडमेंट के द्वारा ऑलमोस्ट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही रीराइट कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि इंडिया के 12th प्रेसिडेंट कौन थे। तो जैसा कि अभी हम जानते हैं कि हमारे करंट जो प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, वो अभी 14th नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। उनसे पहले प्रणब मुखर्जी जी थे जो कि 13th नंबर के थे। और क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में पूछा गया है 12th प्रेसिडेंट, तो प्रणब मुखर्जी जी से पहले जो है प्रतिभा पाटिल जी थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रतिभा पाटिल जी। और ये हमारे देश की पहली महिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, प्रतिभा पाटिल जी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, 29 की तरफ। 29 कहता है हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। और क्योंकि यहाँ पर स्टेट की बात है तो इसके लिए हम रेफर करेंगे आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 165 का क्लॉज 1 कहता है कि यहाँ पर इट इज द गवर्नर जो कि अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो यहाँ पर कहा गया है द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज। हमारे यहाँ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट क्या है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नाम की कोई पोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये कहता है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पार्ट 12। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 भी सेक्शन वाइज क्वेश्चन है और ये कहता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ऑडिट। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा सेक्शन ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 243 ZM, तो हमारा आर्टिकल 243 ZM इससे डील करता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 भी हमारा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर आर्टिकल 279 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 279 कैलकुलेशंस ऑफ द नेट प्रोसीड्स के बारे में बताता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस जस्टिस हिदायतुल्लाह हेल्ड दैट preamble is the very soul of the constitution, eternal और unalterable। तो यहाँ पर जो है इस पर जो केस है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी, गोलकनाथ का केस। एक्चुअली यहाँ पर ये एक और लीडिंग केस माना जाता है। अगर आपने यहाँ पर हमारे सीरीज का एक वीडियो आर्टिकल 13 रीड विथ आर्टिकल 368 को देखा होगा तो उसमें भी मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि यहाँ पर जो है गोलकनाथ जो केस था ये फर्स्ट केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के द्वारा किए गए अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 के अंदर लॉ माना था। तो यहाँ पर जो है इसीलिए ये केस लीडिंग है और यहाँ पर प्रियम्बल को जस्टिस हिदायतुल्लाह जी ने यहाँ पर प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया था। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक आपके लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है द प्रियम्बल इज एपिटोम ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनमें से किस जस्टिस ने कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जस्टिस सीकरी। जस्टिस सीकरी जी ने ये जो है सज्जन सिंह के केस में कहा था। तो आप इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर डी होगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड्स इट्स रूट्स फ्रॉम द। तो अगर हम आर्टिकल 14 की एनालिसिस करें तो आर्टिकल 14 में दो चीजें बताई गई है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। और यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज से है तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ध्यान रखने वाली बात थी कि यहीं पर अगर इक्वेलिटी बिफोर लॉ होता तो वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, पर क्योंकि यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज की बात की गई है तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इक्वालिटी क्लॉज कैन नॉट अप्लाइड टू लेजिटिमाइज एन इलीगल एक्शन। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने यूपी वर्सेस स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस संत राज सिंह के केस में कही है। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कम्स अंडर द परव्यू ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वन ऑफ द important provision है which is provided under the directive principles of state policy। और इसका जो ऑप्शन नंबर सी दैट इज आर्टिकल 51 जो है वो सही ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है एज पर आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of। तो जब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है दैट मीन्स सेंट्रल की बात की जा रही है, और यहाँ पर सेंटर से भी आप अनुमान लगा सकते हैं यदि आपको आर्टिकल 77 का नॉलेज ना भी हो तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो प्रेसिडेंट में वेस्ट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं सेक्शन 40 की क्वेश्चन 40 की तरफ। क्वेश्चन 40 कहता है The Supreme Court of India declared which constitutional amendment as unconstitutional। तो यहाँ पर अगर हम सीरीज वाइज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को देखें तो यहाँ पर हमारा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक्सटेंट 15% तक की बात करता है, साथ में एंटी डिफेक्शनल लॉज की बात करता है जो कि आज भी ऑपरेटिव है। अगर हम दूसरे अमेंडमेंट 97th अमेंडमेंट की बात करें तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है जो कि आज भी फोर्स में है। 98 की बात करें, 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एम्पावर करता है गवर्नर ऑफ कर्नाटका टू टेक स्टेप्स टू डेवलप द हैदराबाद कर्नाटका रीजन, और ये भी अभी फोर्स में है। और 99 की बात करें तो ये जो है एनजेएसी की बात करता है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस who are to sit for the purpose of deciding any case involving substantial question of law as to the interpretation of the constitution। तो यदि हम इस टर्म को ध्यान रखें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इससे रिलेटेड मिनिमम जजेस की संख्या पता करने के लिए हमें आर्टिकल नंबर 145 की तरफ जाना पड़ेगा। आर्टिकल 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसके बारे में मिनिमम जजेस की बेंच बताता है और वो है 5 जजेस की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, और यही 5 जजेस की बेंच को ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया shall submit his report relating to the accounts of the union to the। तो ये क्वेश्चन हमारे आर्टिकल 151 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया था जो कि कहता है कि ये जो है अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को
सबमिट करेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू एक्सपेंड ऑल इंडिया सर्विसेज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे आर्टिकल 312 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। और यहाँ पर एक्सक्लूसिव वर्ड्स को अगर हम ध्यान दें तो एक्सक्लूसिव वर्ड जो है वही हमें बताता है कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव वर्ड को देखते हुए यहाँ पर राज्यसभा को ये पावर दी गई है कि वो जो है एक्सपेंड कर सकता है ऑल इंडिया सर्विसेज को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जब राज्यसभा जो है वो अपने यहाँ अपने हाउस में 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करेगी, तभी पार्लियामेंट जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज को एक्सपेंड कर सकती है। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव पावर यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी राज्यसभा ओनली होगा। चलते हैं 44 की तरफ। तो क्वेश्चन 44 पूछता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो ये क्वेश्चन हमारा आर्टिकल 343 से आया था और 343 क्लॉज 1 कहता है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स द जजमेंट ऑफ द प्रिवी काउंसिल। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट आंसर है वही जो है क्या कहते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 395 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेव करता है जजमेंट ऑफ द प्रिवी काउंसिल को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट कमीशन ऑन द रिव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज आल्सो नोन एज द जुडिशियल रेमेडी। तो यदि हम पांचों रेट्स में हम सब जानते हैं कि जुडिशियल रेमेडीज जुडिशियल रिट्स दो प्रकार की रिट्स होती है, एक होती है हमारी सरसोरारी और दूसरी होती है प्रोहिबिशन। और क्योंकि यहाँ पर प्रोहिबिशन वाली रेट नहीं दी गई है तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी सरसोरारी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 कहता है एवरी प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 352 शैल बी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लेड बिफोर द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 कहता है द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर हमें इसको आंसर करने के लिए आर्टिकल 280 देखना होगा और आर्टिकल 280 कहता है कि फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 कहता है द कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी। तो यहाँ पर जो है हमें वर्ड ध्यान देना है कॉम्पोजिशन के बारे में। अब कई लोगों को जो डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर जो है कॉम्पोजिशन है और एक होता है अपॉइंटमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट वर्ड ना दे करके कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। पर यहाँ पर अगर हम इस प्रोविजन को देखें तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरा साइलेंट होता है रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। पर यहाँ पर जो है कि यूपीएससी में कितनी जो है कितनी सीट्स होंगी। बट यहाँ पर अगर हम आर्टिकल नंबर 316 के क्लॉज 1 को देखें तो 316 क्लॉज 1 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है और 316 क्लॉज 1 जो है वो प्रेसिडेंट को एम्पावर कर रहा है, तो यहाँ पर बेस्ट आंसर जो है मेरे ओपिनियन में ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 51 आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, ये भी एक सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 कहता है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड द ट्रिब्यूनल जज। तो अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो यहाँ पर बेसिकली एक ट्विस्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज जो टर्म है उसको आर्टिकल 236 क्लॉज ए जो है वो डिफाइन करता है। तो यहाँ पर जो है जब वो 236 क्लॉज ए के अंदर टर्म डिस्ट्रिक्ट जज को डिफाइन करता है तो उसके अंदर ट्रिब्यूनल जज नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर सी होगा। अब इसके बाद चलते हैं ऑप्शन सी के बाद क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है मेनली ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट। तो ये जो है प्रेसिडेंशियल ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आर्टिकल 356 से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पर गवर्नर की एडवाइस पर जो है प्रेसिडेंट इसको लगाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। इसमें कहा गया है कि इन विच आर्टिकल द डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ वर्ड लिखा नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट हमारे यहाँ आर्टिकल 21 है जिसके अंदर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहा गया है। और यहाँ पर प्रोसीजरल इस्टेब्लिश बाय लॉ को ही ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में कह दिया गया था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इज ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के केस में भी माना था। तो यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के रूप में आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूडेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेटेड बाय। तो यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 जो है रूल ऑफ लॉ की बात करता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूल ऑफ लॉ को ए.वी. डाइसी ने प्रपाउंड किया था, और इसको प्रपाउंड करते समय उन्होंने रूल ऑफ लॉ के 3 प्रोविजंस बताए थे। सबसे पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, सेकंड है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड थर्ड जो है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शंस को कंसिडर करें तो डाइसी के दिए हुए 3 सिद्धांतों में से 2 सिद्धांत सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया हुआ है, बाकी और जो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट है वो नहीं दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है वो करेक्ट हो जाता है, और ये जो है डी में प्रोवाइड किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। यहाँ पर जो है हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना था, और इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि यदि आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन भी पता चल गया तो बाकी सारे आपको अपने आप ही सॉल्व हो जाते। जैसा कि यदि हम यहाँ पे करने की कोशिश करें तो ऑप्शन नंबर ए अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन जो है वो ऑप्शन लिस्ट 2 के ऑप्शन नंबर 2 लैक ऑफ पावर के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, वो रूल ऑफ लॉ के साथ जाएगा। यदि हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के साथ जाएगा। और यदि हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो वो चेक्स एंड बैलेंस के साथ जाएगा। और यदि हम इसको ध्यान रखते हुए उस पैटर्न को देखें तो ऑप्शन ए जो है वो हमें करेक्ट पैटर्न प्रोवाइड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कहा गया है कि ऑप्शन नंबर सी में कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट if not authorized by state or act or statute but have a reasonable and rational justification।
तो यदि यहाँ पर रीजनेबल और रैशनल जस्टिफिकेशन वर्ड नहीं लिखा होता तो फिर डेलीगेटेड एक्ट जो है वो पेरेंट एक्ट के विरुद्ध नहीं जा सकता था। तो इन दैट केस जो है यहाँ पर आपका जो है क्या कहते हैं ऑप्शन बी सही होता। बट क्योंकि यहाँ पर उसके पास रीजनेबल और रैशनल जस्टिफिकेशन है तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अगर उसके पास रीजनेबल और रैशनल जस्टिफिकेशन है तो वो उसके बाद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रख सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 कहता है द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ विकेरियस लायबिलिटी इन क्राइम सीम्स टू हैव बीन एक्चुएटेड बाय अ नेसेसिटी rather than desirability. The justification is based on which of the following? तो यदि हम सारे प्रोविजन ऑप्शंस को अच्छे से एनालिसिस करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज पब्लिक पॉलिसी जो है तो ये जस्टिफाइड जो डॉक्ट्राइन ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी है ये पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बेस्ड होती है। और यहाँ पर आप इसको रेस्पोंडेंट सुपीरियर की मैक्सिम से दैट इज लेट द प्रिंसिपल बी लायबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ कंसर्निंग द पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। दिस डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज गिवन बाय। तो यदि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बुक एनवे परांज पे होगी तो उसमें आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ पर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है सी दैट इज केसी डेविस। तो यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। ये पूछता है द ऑथर ऑफ दया भाग वॉस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू लॉ में दो स्कूल्स है मिताक्षरा एंड दया भाग। तो दया भाग को जो है जिमूत वाहना ने लिखा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिताक्षरा जो है वो विजनेश्वरा ने लिखा था पर ऑप्शन में यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है दया भाग के बारे में तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो जिमूत वाहना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि अंडर विच सेक्शन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अ हिंदू मैरिज में बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। तो यदि हम ऑप्शंस को देखें तो सेक्शन 9 हो नहीं सकता क्योंकि सेक्शन 9 जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की बात करता है। अगर हम सेक्शन 10 की बात करें तो वो भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है। और यदि हम 11 और 12 पे ध्यान दें तो यहाँ पे 12 भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो वॉइडेबल की बात करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 11 हो जाएगा। यहाँ पे बाद इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डज नॉट कन्फर द स्टेटस ऑफ लेजिटिमेसी टू चिल्ड्रन बॉर्न। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर सेक्शन 16 जो है डज नॉट की बात किया गया। तो यदि हम वैलिड मैरिज की दे तो वैलिड मैरिज तो वैसे ही लेजिटिमेसी होती है उसमें तो लेजिटिमेसी की जरूरत ही नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर बी की तो आउट ऑफ वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 16 का क्लॉज 2 प्रोवाइड करवा देता है। अगर हम वॉइड मैरिज की बात करें तो सेक्शन 16 का क्लॉज 1 प्रोवाइड करवा देता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है विदाउट मैरिज का। तो सेक्शन 16 जो है वो लेजिटिमेसी ऐसे बच्चों को जो विदाउट मैरिज को हुए हैं उनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 कहता है अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 a child to be adopted should not have in the absence of a valid custom completed the age of। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी होगा दैट इज 15 ईयर्स। क्योंकि इसमें अगर हम इस एक्ट का सेक्शन नंबर 10 का क्लॉज 4 देखें तो वहां पर जो है इसमें 15 ईयर्स बताता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि आफ्टर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 द मिताक्षरा हिंदू कोपार्शनरी डज नॉट इंक्लूड whom एज इट्स मेंबर। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सन को तो पहले से ही था। और अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें एडॉप्टेड सन तो एडॉप्टेड सन भी जो है वो नेचुरल सन जैसे माना जाता है तो उसको भी था। 2005 के अमेंडमेंट के बाद से मैरिड डॉटर को भी मिलने लग गया।
तो यहाँ पर जो लास्ट बच जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि a Hindu male is survived by an adopted son, an after-born natural son, and his married daughter. His self-acquired property shall devolve upon. तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर नंबर ए होगा, ऑल थ्री इक्वली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा एडॉप्टेड सन नेचुरल सन जैसा एक्सरसाइज करता है, और यदि हम देखें आफ्टर बोर्न नेचुरल सन तो वो तो इनहेरिट करेगा ही, एंड 2005 के अमेंडमेंट के बाद से मैरिड डॉटर को भी राइट होता है, तो यहाँ पर उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर तीनों को अधिकार होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। हिंदू फीमेल इज सर्वाइव बाय अ स्टेपसन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर वर्ड स्टेपसन के बारे में। अ मैरिड डॉटर एंड एन इलेजिटिमेट सन, हर प्रॉपर्टी शैल डिवॉल्व अपॉन। तो यहाँ पर स्टेप सन को क्योंकि कहा गया है तो उसको कन्फर्म नहीं होगी, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी पर होगा, हर डॉटर एंड हर इलेजिटिमेट सन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 कहता है ऑन पार्टीशन ऑफ अ हिंदू को पर्सनरी प्रॉपर्टी द पर्सन नॉट एंटाइटल्ड फॉर शेयर। तो यहाँ पर जो है यदि हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दैट इज हिज इलेजिटिमेट सन, यहाँ पर उसको जो है अधिकार नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। स्त्री धन क्या इंक्लूड नहीं करता है? तो यदि हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बी इंक्लूड करता है, ऑप्शन सी भी इंक्लूड करता है, ऑप्शन डी भी इंक्लूड करता है। सिर्फ ऑप्शन ए जो है चेस्टिटी ऑफ द फीमेल ये इंक्लूड नहीं करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है द लीगल पोजीशन ऑफ एन हिंदू आइडल इज ऑफ आ। तो यदि हम हिंदू आइडल की बात करें तो ये भी एक आर्टिफिशियल या ज्यूरिस्टिक पर्सन के रूप में प्रॉपर्टी रख सकता है। तो यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो मेरे ओपिनियन में इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दैट इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज हिंदू मेजर मेल जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और बाकी यहाँ पर यदि आपके पास जो है अगर इसको करेक्ट आंसर आपको पता हो तो आप विथ रीजंस के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है among the sources of Muslim law the foremost is। तो यदि हम देखें तो ऑप्शंस में सारे जो हैं वो सारे ही सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ हैं, और यहाँ पर फोरमोस्ट कहा गया है। तो द फोरमोस्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ जो है वो कुरान है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि द सुन्नी लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज। तो यहाँ पर सुन्नी लॉ जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर सुन्नी लॉ जो है वो 3 प्रकार की मैरिजेस रिकॉग्नाइज करता है। ए सही दैट इज वैलिड सही वैलिड मैरिज, आपका जो है सी फासिद इर्रेगुलर मैरिज, और बातिल डी वॉइड मैरिज। तो ये 3 मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करता है। तो जिस मैरिज को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है वो है बी मुतहा दैट इज टेम्पररी मैरिज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि मुस्लिम मैरिज विदाउट डावर इज। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुस्लिम मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर डावर होना जरूरी है, परंतु यदि डावर नहीं भी होता है तो वो उसको वॉइड नहीं करता। जी हाँ, यहाँ पर वॉइड करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी इर्रेगुलर। यदि कोई मुस्लिम मैरिज जो है विदाउट डावर होती है तो वो इर्रेगुलर मैरिज कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 जो है वो कहता है कि अ गिफ्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड इज। तो यहाँ पर यदि हम गिफ्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड की तरफ देखें तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी वॉइड। इसको जो है आप अकील अहमद की किताब से जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो आप इसमें से कंफर्म कर सकते हैं। इसका पॉइंट नंबर 5 में जो फर्स्ट पॉइंट दिया है गिफ्ट टू अनबॉर्न पर्सन, तो यहाँ पे जो है ऊपर वॉइड गिफ्ट उसको डिक्लेयर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर गिफ्ट टू अनबॉर्न पर्सन जो है वो सही होगा।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 कहता है a bequest may be made to a child in the womb provided it is born from the date of the will within। तो इसके साथ भी मैं जो है आपको एक अकील अहमद की किताब का नोट शेयर करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है यहाँ पे डी नंबर पॉइंट पे कि bequest to unborn person a child who is born within the 6 months ऑफ द डेट। तो यहाँ पर जो है 6 महीने के अंदर इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन विद 6 मंथ्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस पार्ट में हमने 1 से लेकर के 75 के क्वेश्चंस डील करे हैं, और बाद के जो बचा पोर्शन है 75 से लेकर के 150 तक, तो उसके लिए हम फिर से नया वीडियो जल्दी ही लाने वाले हैं। और यहाँ पर जो है यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चनिंग है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई आंसर से रिलेटेड ऑब्जेक्शन है तो आप विथ रीजन जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हम यहाँ पर आपके लिए ऐसे और वीडियोस बना सकें।